Good evening, everyone. Good evening and welcome to the session. So, continuing our discussion on capacitors, right? So, if you remember, in the last class we were talking about, आपको याद है? लास्ट क्लास में एक बार क्विकली अपने नोट्स देखो. मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बताया था और एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में बाय एनर्जी डेंसिटी मेथड में वो निकाल के आपको दिया था. दैट इज हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c. क्विकली अपने नोट्स देखो, क्या आपको नजर आ रहा है? क्या हम लोग वो किए थे? क्विकली अपने नोट्स देखो. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बाय एनर्जी डेंसिटी मेथड, ये मैंने आपको बताया था. रिमेंबर? राइट? याद आ गया? ठीक है. अभी देखिए, अभी कुछ स्पेशल कैपेसिटर्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन बिकॉज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं. राइट डाउन कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. ठीक है, अब देखिए ध्यान से. मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है एंड दिस इज अनदर स्फेरिकल शेल. ठीक है, मान लो ये स्फेरिकल शेल 1 है, ये स्फेरिकल शेल 2 है. ठीक है, लेट अस से दैट इसका मैं डायग्राम एक सेपरेटली बना रहा हूं आपके लिए. सपोज ये स्फेरिकल शेल S1 है और ये स्फेरिकल शेल S2 है. याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने इस टाइप से बनाया था. ऑब्जेक्टिव क्या था ऐसा करने के पीछे? हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे और यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस लेंगे. तो गॉसियन सरफेस विल बी कंप्लीटली इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल. तो अगर गॉसियन सरफेस को हम लोग कंप्लीटली इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है तो उस गॉसियन सरफेस के हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह पे जीरो होगी तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर जीरो होगा. तो हमने जब गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया है और सपोज हम बोलते हैं कि हमने इसके ऊपर चार्ज Q1 दी हुई है और इसके ऊपर चार्ज माइनस Q1 दी हुई है या Q1 माइनस Q दी हुई है, जैसा भी आप चाहो बोल लो. ठीक है, Q या माइनस Q या प्लस Q1 और माइनस Q1, कॉन्सेप्ट समझना. ठीक है, तो ये जो प्लस Q1 चार्ज मैंने स्फेरिकल शेल 1 पे दी हुई है, अब ये स्फेरिकल शेल 1 के किस सरफेस पे रहेगा? सरफेस A पे, सरफेस B पे, ये सरफेस C, सरफेस D. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो ध्यान से देखो, बिकॉज हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट ds विल बी जीरो. दैट मींस इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होगा. इसका मतलब जो भी चार्ज प्लस Q1 है वो आउटर सरफेस B पे रहेगा. अब अगर हम दूसरा गॉसियन सरफेस ले जो कि स्फेरिकल शेल S2 से क्रॉस कर रहा है, ये भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये कंडक्टिंग मेटल में प्रेजेंट है. तो इंडिविजुअली हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है. तो इंडिविजुअली अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो ई डॉट ds जीरो है. ई डॉट ds अगर जीरो है तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होगा. बट अगर हम सरफेस S2 के ऊपर बना स्फेरिकल शेल S2 के ऊपर बनाया हुआ गॉसियन सरफेस को देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर एक प्लस Q1 चार्ज दिख रहा है हमें. तो बट इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. इसका मतलब जो स्फेरिकल शेल S2 है इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो इसके इनर सरफेस पे आएगी एंड दैट विल बी माइनस Q1. इसका मतलब इसके ये जो माइनस Q1 है ये इनर सरफेस पे आएगी और ये प्लस Q1 है स्फेरिकल शेल S1 के आउटर सरफेस पे आएगी. तो इसके बाहर ये माइनस Q1 अंदर आई, ये प्लस Q1 बाहर आई स्फेरिकल शेल S1 के. तो इसको मैं फिर से बना रहा हूं इस टाइप से. ठीक है, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आए, आउटर सरफेस पे जीरो और स्फेरिकल शेल 1 के इनर सरफेस पे जीरो. मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है. पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो स्फेरिकल शेल 1 के आउटर सरफेस और स्फेरिकल शेल 2 के इनर सरफेस के बीच में है.
An electrical field will go something like this. ठीक है, ऐसे। तो सारे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मिल गई जो कि इसी जोन पे प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे स्फेरिकल शेल 1 का। तो स्फेरिकल शेल 1 पे जो पोटेंशियल है वो होगा बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इटसेल्फ, स्फेरिकल शेल 1 इटसेल्फ, व्हिच विल बी इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन, अच्छा रेडियस मैंने दिया नहीं है, मान लो इसकी रेडियस है a और ये आउटर रेडियस है b, ठीक है। सो के क्यू बाई ए, दिस इज द चार्ज ऑन द इनर स्फेरिकल शेल ड्यू टू चार्ज ऑन द इनर स्फेरिकल शेल, और आउटर स्फेरिकल शेल के इनर सरफेस पे जो चार्ज माइनस है उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा इनर स्फेरिकल शेल इसकी रेडियस ए है वो होगी k इंटू माइनस क्यू। So this is what we are getting, which is kq by a minus kq by b. This is what is the potential of surface spherical shell 1. Spherical shell 2 के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, खुद स्फेरिकल शेल 2 के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल आएगी kq by माइनस बी एंड kq by माइनस बी, और जो स्फेरिकल शेल 1 पे जो चार्ज है उसके कारण अगर आप स्फेरिकल शेल 2 पे चार्ज निकालना चाहें तो समझे स्फेरिकल शेल 2 जो है ये स्फेरिकल शेल 1 के आउटर उससे बाहर है, तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, क्या हम पूरा का पूरा चार्ज जो स्फेरिकल शेल 1 पे है क्या उसको हम स्फेरिकल शेल 1 के सेंटर पे मान सकते हैं, पार्टिसिपेट, क्या हम स्फेरिकल शेल 1 के सेंटर पे मान सकते हैं, और सेंटर से वो दूरी कितनी है आउटर स्फेरिकल शेल की, b, तो क्या वो हो जाएगा के क्यू बाई बी। सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट पोटेंशियल एज जीरो। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस vs1 minus vs2, vs1 is at a higher potential and vs2 is at a lower potential, so vs1 minus vs2 will be, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, अगर हम vs1 minus vs2 को दूसरी साइड ले जाएं तो इट विल बी q अपॉन, this will be this is what is the capacitance। क्या मेरा समझ में आई, तो कैपेसिटेंस आ गई आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस है। देखो अब यहाँ पे कुछ चीज समझो, देखो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो हमने Q किस सरफेस पे लिया, किस सरफेस पे हमने चार्ज Q लिया, ये हमने लिया इनर स्फेरिकल शेल में। तो इनर स्फेरिकल शेल में अगर मैंने चार्ज लिया है तो मैं पोटेंशियल ले रहा हूं, पोटेंशियल किसका ले रहा हूं, इनर स्फेरिकल शेल का माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फेरिकल शेल। याद करो मैंने आपको सिखाया था कैपेसिटेंस निकलने का तरीका, कैपेसिटेंस विल बी चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट, याद है, याद करो, याद करो, चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट अपॉन पोटेंशियल ऑफ एनी प्लेट, जिस प्लेट को आपने न्यूमेरेटर में चूज किया होगा, जिस प्लेट के चार्ज को, उस प्लेट के पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ अदर प्लेट। क्या मैंने आपको ये सिखाया था, देखो वही कॉन्सेप्ट स्फेरिकल कैपेसिटर में भी यूज हो रहा है। प्लस क्यू आपने लिया है एंड प्लस क्यू इज द चार्ज ऑन विच प्लेट, तो नहीं है यहाँ पे शेल है, विच शेल, इनसाइड शेल, शेल 1, तो आप पोटेंशियल ऑफ शेल 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ शेल 2 कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, समझना ध्यान से, अगर मैं माइनस क्यू लेता तो मुझे क्या पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल 1 लिखना पड़ता, बिकॉज माइनस क्यू इज चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल 2। अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं दिस विल बिकम, डिनोमिनेटर में ले जाऊं दिस विल बिकम vs1 माइनस vs2। क्या ये वही आ गया जो हमने यहाँ पे निकाला, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आया कि नहीं, क्या आपको ये समझ में आया, बोलो।
बोलो, क्लैरिटी है एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या एकदम कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज टेस्ट मिस मत करो गाइस। आई एम ensuring that this is getting under the records also. टेस्ट मिस मत करो। आप में से जो भी टेस्ट मिस कर रहा है, प्लीज डू नॉट मिस इट। यू नीड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टेस्ट। तभी लास्ट के 2 महीने 3 महीने में आप सब कुछ कंसोलिडेट कर पाओगे, आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहेगा। टेस्ट स्किप मत करो। यू अंडरस्टैंड whom आई एम सेइंग दिस? मेरे पास हर एक डेटा रिकॉर्ड है, हर बार बोलता रहता हूँ। एंश्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग टेस्ट। ठीक है, कोई भी रीजन हो यार, टेस्ट मत मिस करो। और मैं इतने सारे रिमाइंडर्स भेजता हूँ पर्सनली, हर एक 2 घंटे में मैं सारे टेस्ट के स्कोर्स चेक करता हूँ, किसने दिया है किसने नहीं दिया है, और रिमाइंडर भेजता हूँ। इतना आपको बेसिक कर्टसी होनी चाहिए कि यू शुड बी गिविंग द टेस्ट, राइट? इतना बोलने के बाद भी टेस्ट नहीं दोगे तो इट्स कंप्लीटली इनडिसिप्लिन, कंप्लीटली इनडिसिप्लिन। ठीक है, बिल्कुल वैसा मत करना। ठीक है, चलो कैपेसिटेंस निकल के ऐसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मुझे कैपेसिटेंस चेंज करना है बाय चेंजिंग मटेरियल, तो मैं कहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस देनी चाहिए, मैं सॉरी कहाँ पे मटेरियल चेंज करना चाहिए? अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैपेसिटेंस चेंज करना चाहता हूँ बाय इंसर्टिंग सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, राइट, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आपके हिसाब से कहाँ पे मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए सो दैट आई कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस? क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहीं पे भी रख दूंगा तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? क्या सिखाया था बोलो, कहाँ पे? बिटवीन बोथ शेल्स, बिल्कुल सही। क्या आपको ये सिखाया गया था कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट हो, क्या वहीं पे आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालनी चाहिए? करेक्ट, करेक्ट। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल के कोई फायदा नहीं होगा, कैपेसिटेंस चेंज में कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा। ये अंदर में भी देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल शुड बी हियर। यहाँ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो, then only capacitance will increase. So it will be between the inner and outer spherical shell where electric field is present. ठीक है, समझ गए आप? क्लैरिटी है? नोट कर लिया? इसे नोट कर ले जो पॉइंट बताया। चलो फास्ट। ओके, आइए अब लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो। सपोज मैं आपको एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से।
ठीक है, ऐसा मैंने एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिया, ये इनफाइनाइट लेंथ की कैपेसिटर है, एक इनर सिलिंड्रिकल शेल है और एक आउटर सिलिंड्रिकल शेल है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट मतलब आपको समझ में आता है, इट्स ऑल रिलेटिव। लिटरल सेंस में इनफाइनाइट का मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप इनफाइनाइट लो लिटरल सेंस में, क्योंकि लिटरल इनफाइनाइट इज वेरी लार्ज विच यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने किया, तो ये हम लिखते तो इनफाइनाइट है, बट आपको पता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ भी इनफाइनाइट हो सकती है, इट्स अ रिलेटिव थिंग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास दो स्फेरिकल शेल है, इसका मैं टॉप व्यू यहां से बना रहा हूं। ठीक है, टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये इनर शेल ऐसा दिखेगा और आउटर शेल ऐसा दिखेगा। अब रेडियस वही ले लेंगे, इसकी इनर रेडियस है a, इसके आउटर रेडियस है b। अब इस पे चार्ज दिया है प्लस q, इस पे चार्ज दिया है माइनस q। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्लैरिटी है कि इनर शेल के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू रहेगा और आउटर शेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू रहेगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो इस रीजन में प्रेजेंट होगी, बाहर भी जीरो अंदर भी जीरो, ऐसा रहेगा कुछ सिचुएशन। बाहर में जीरो चार्ज तो जीरो इलेक्ट्रिकल फील्ड, अंदर में जीरो चार्ज तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये सिचुएशन होगा। अब याद करो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया गया था कि कैसे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप यहां से x दूरी पे एक छोटा सा थिकनेस ले लो dx का, तो dv जो है इट विल बी E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, तो dv इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx, और इधर इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इनर शेल माइनस आउटर शेल, तो इंटीग्रेशन, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपको निकालोगे किसी भी डिस्टेंस x पे। अब याद करो, सिलिंड्रिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे क्या होती थी, याद करो, याद है सिलिंड्रिकल शेल में आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए इस पूरे शेल पे जो चार्ज होता था, क्या उससे हम रिप्लेस करते थे एक वायर में, जिसको हम पुट करते थे सिलिंड्रिकल शेल के एक्सिस पे, उतना ही लेंथ के वायर पे। तो जो सरफेस पे चार्ज है जो कि सिग्मा के टर्म्स पे आएगी, सिग्मा, बिकॉज इसमें चार्ज जो है शेल है, तो शेल पे चार्ज सरफेस पे रहेगी तो इसका सिग्मा रहेगा कुछ। तो वो जो सिग्मा है, वो सिग्मा से हम लैम्डा निकालते थे, और लैम्डा निकालने के बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड इट्स लाइक इनफाइनाइट वायर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे 2k लैम्डा बाई एक्स होता है। तो लैम्डा सिग्मा के टर्म्स में पुट करेंगे और फिर लैम्डा की जगह पे सिग्मा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा जो भी है वो पुट कर देंगे, तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ई डॉट डीएक्स करके हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर याद होगा तो ये आ रहा था पोटेंशियल एट इनर सरफेस माइनस पोटेंशियल एट आउटर सरफेस। ठीक है, दिस वाज कमिंग एज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ a बाई b। a इनर रेडियस है और b आउटर रेडियस है, दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग। ठीक है, ये आ रहा था अपना, तो दिस बेसिकली vs2 माइनस vs1। तो इससे vs1 माइनस vs2 जो आएगा, इसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेफर करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पूरा डिटेल में ये बताया हुआ है कि कैसे हम लैम्डा निकालते हैं सिग्मा के टर्म्स पे। अगर अगर वो क्या हो, शेल हो, सिलिंड्रिकल शेल हो, और अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो रो के टर्म्स पे लैम्डा आता था, याद है? अगर आपको याद नहीं है, आप रेफर कर सकते हो डिस्कशन जहां पे मैंने सिलिंड्रिकल शेल की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी इनसाइड आउटसाइड, एक बार आप देखो अगर आपको याद नहीं है। तो vs1 माइनस vs2 जो आएगा, दिस विल बी कमिंग एज q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln of b by a, b is more than a, this is what we will get। अब देखो ध्यान से, q upon vs1 minus vs2 अगर करूं, this is what is capacitance, and this will be 2 pi epsilon naught l by ln of b by a, this is what we will get। So this is capacitance। now we are more interested in capacitor per unit length, ये याद रखना, क्योंकि इसकी लेंथ हम इनफाइनाइट मानते हैं, तो एल को इनफाइनाइट अगर ले लेंगे तो इट विल बिकम जीरो। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ विल बी
2 pi epsilon naught upon ln of b by a. This would be 2 pi epsilon naught by ln of b by a. This is what is the capacitance between two cylindrical capacitors. तो इनफाइनाइट लेंथ की कैपेसिटर हम मानते हैं, इनफाइनाइट मतलब इट्स रिलेटिव टर्म, तो उसका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं, व्हिच इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln ऑफ b बाय a। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये सिलेबस के बाहर है, बट बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे के ऊपर बेस्ड है तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस हैं, तो इसको नोट करें। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे नोट करो फास्ट क्विकली। नेक्स्ट लिखो कर्सॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर्स। लिख लिया? लिख लो फास्ट, फास्ट लिखो जल्दी क्विकली। ओके, यहाँ पे भी एक चीज सुनो, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस जोन में प्रेजेंट है तो इस जोन पे ही आपको कंडक्टिंग मटेरियल पुट करना पड़ेगा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो वुड चेंज कैपेसिटेंस, यस और नो? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वुड चेंज कैपेसिटेंस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अदर रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है वो आपके कैपेसिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब लिखो कर्सॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर्स। ठीक है, आइए सपोज सबसे पहले कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? कैपेसिटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो टर्मिनल लेते हैं और इसके बीच में दो पैरेलल प्लेट रखते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर। अब ध्यान से देखो, सपोज वी आर हैविंग, ठीक है, ये कैपेसिटेंस सी है, मान लो इस पे चार्ज है इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। ठीक है, एंड लेट अस से दैट वी आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसे जा रहे हैं हम, कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी से हम मूव कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से सुनो। वी विल राइट वी ए, फिर हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल एंड दैट ड्रॉप इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, बिकॉज पोटेंशियल इज गिवन बाय क्यू बाई सी, यस और नो? तो क्यू आया माइनस क्यू बाई सी ड्रॉप, दिस विल help us to reach point B. So we will get VA minus VB is equal to Q by C. ठीक है, VA minus VB is equal to Q by C. This is what we will get. ठीक है, या फिर ड्रॉप जो है वो है कितना? Q by C is the drop that we can say, मतलब A की पोटेंशियल ज्यादा है और B की पोटेंशियल कम है। This is what we will say. ठीक है, अब देखो ध्यान से, सपोज ये A है और ये B है, ये कैपेसिटेंस C है, let us say it is plus Q and this is minus Q, and let us say we are moving in this particular, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा देखो, इफ वी आर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहे हैं हम लोग, माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहे हैं मतलब माइनस से प्लस मींस वी आर, द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द ड्रॉप विल बी प्लस क्यू बाई सी between B and A. The drop will be plus Q by C between B and A. तो यहाँ पे B से A अगर हम जा रहे हैं तो there is a increase in capacitance because हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं,
और कितना होगा प्लस क्यू बाई सी। मतलब यहां पे हम ये बोलेंगे कि VB प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू VA। तो यहां पे हम बोलेंगे कि A की पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B, तो वी विल राइट VA माइनस VB इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये समझ में आया आपको? दिस इज कर्सॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में किस प्लेट से किस प्लेट जा रहे हैं ये हमें समझना जरूरी है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो जेनरिक या जनरलाइज स्टेटमेंट क्या होगी? जनरलाइज स्टेटमेंट होगी कि जब हम कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो ड्रॉप जो होता है इट कैन बी गिवन एज माइनस ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट बाय सी। ठीक है, माइनस ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट बाय सी। अब देखो, जब तुम ऐसे जा रहे थे, इसको ऐसे लिखो, माइनस ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज प्लस क्यू बाय सी। सो दिस इज द ड्रॉप इन पोटेंशियल बिकॉज हम प्लस से माइनस जा रहे हैं। यहाँ पे देखो माइनस, जब हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो नाउ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेस इज माइनस क्यू डिवाइड बाय सी, सो दिस इज इक्वल टू प्लस क्यू बाय सी। सो देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए। क्या ये क्लियर है? क्योंकि ए की पोटेंशियल ज्यादा है और पहले वाले में ए की पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, दूसरे वाले में उल्टा घूम रहे हैं तो बी की पोटेंशियल कम है और ए की पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट है कि जब आप कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हो, नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट बाय सी करो, दैट विल टेल अस कि व्हाट वुड हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। याद करो सर्किट थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हमने बैटरी में भी ऐसा ही किया था, हमने रजिस्टर के क्रॉस में भी ऐसा ही किया था। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो ड्रॉप इन पोटेंशियल हुआ तो इसलिए माइनस आया। और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल इसलिए प्लस आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? ये डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको आप याद रख सकते हो। दिस इज अ जेनरिक रूल व्हिच विल हेल्प यू टू सॉल्व एवरीथिंग। चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट अपॉन सी, माइनस ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट अपॉन सी। फर्स्ट प्लेट जिसके थ्रू जब आप क्रॉस कर रहे हो कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट देखो, फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो रख दो, माइनस ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट अपॉन सी, दैट विल गिव यू द व्हाट, दैट विल गिव यू द ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। समझ में आई बात? क्या क्लैरिटी है ये? तो यहाँ पे देयर इज अ ड्रॉप, यहाँ पे देयर इज अ राइज। क्या ये क्लियर है एवरीवन? नोट करो, इसे आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। क्लियर है? अब देखो, ठीक है, पहला पॉइंट देखो, व्हेन अ कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड it behaves like a plain conducting wire, it's behave like a plain conducting wire। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ये है, ये मान लो टर्मिनल ए है टर्मिनल बी है। अब इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस सी है बट इसमें चार्ज जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर में। सुने ध्यान से, इस कैपेसिटर के प्लेट्स में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इस कैपेसिटर के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है बिकॉज चार्ज ही नहीं। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा इट विल बी लाइक दिस। ये दो एंड्स हैं कैपेसिटर प्लेट्स के, इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक कनेक्टिंग वायर से, दिस इज अ प्लेन वायर, दिस इज हाउ इट विल बिहेव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ इट विल बिहेव, इट विल बिहेव लाइक अ प्लेन वायर अगर कैपेसिटर अनचार्ज है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन अ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड then
it behaves like an open circuit or infinite resistance. ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि सपोज मैंने एक कैपेसिटर बनाया, ऐसा फील करना। सब लोग देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अभी आपको सब समझ में भी आएगा, आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सर्किट थियरी है पूरा। देखो, अगर मान लो कि किसकी कैपेसिटेंस सी है, मान लो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ गई है, फुल्ली चार्ज है ये, इसके ऊपर प्लस क्यू मैक्स इधर आ गई है, ये इधर माइनस क्यू मैक्स आ गई है, मान लो मैक्स चार्ज आ गई है। तो मैक्स चार्ज जब आ गई, ये फर्दर कोई चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। नाउ इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। समझे? मतलब ये सर्किट ओपन हो गया, बस बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन सर्किट है ये। तो ओपन सर्किट है, मतलब अगर चार्ज फ्लो करेगा तो यहीं पे आके रुक जाएगा, फर्दर इस पे जंप मार के दूसरे साइड नहीं जा सकता, बिकॉज इसको कोई पाथवे नहीं मिल रहा है। तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट मतलब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा इसके। सो दिस इज नोन एज ओपन सर्किट। तो बहुत सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि कैपेसिटर को कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है या कैपेसिटर अनचार्ज है, तो अकॉर्डिंगली कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा इसके ऊपर वो आइडेंटिफाई करने के बाद सर्किट को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? बेसिक समझ में आ रहा है? कैपेसिटर जब चार्ज है तो क्या, कैपेसिटर जब अनचार्ज है तो क्या? ठीक है। क्लियर है एवरीवन? नोटेड? ठीक, अब देखो, लिखो हेडिंग, एनालिसिस ऑफ अ सर्किट हैविंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। अच्छा, इससे पहले जो हम एलिमेंट समझते थे, राइट, एलिमेंट ऑफ, जो एलिमेंट हम समझते थे इससे पहले जो सर्किट में यूज होती है वो होती थी रजिस्टर, राइट। अब हम रजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी समझ चुके हैं, तो रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं। ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये मान लो एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है ऐसे, एंड लेट अस से दैट वी आर हैविंग अ स्विच व्हिच इज नाउ इन ओपन पोजीशन। ये स्विच है, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को कंप्लीटली एनालाइज करना है, जो जो चीज हम निकाल सकते हैं सब निकालेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस इसकी सी है, ठीक है। तो ये इनिशियली अनचार्ज है, तो इनिशियली इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 और 0 है इसके प्लेट्स पे। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, हाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लो एट टाइम टी इक्वल टू 0 हम ये स्विच को क्लोज करते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इट विल बिहेव समथिंग लाइक दिस। टी इक्वल टू 0 में हमने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो टी इक्वल टू 0 प्लस में हम देख रहे हैं, तो एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। तो टी 0 प्लस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो हर बार जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज लिखने में समय बर्बाद होता है, इसलिए इसको
जीरो प्लस लिखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो बहुत समय बाद, ठीक है। बहुत समय बाद मतलब इन्फिनिट समय बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद नहीं, बहुत समय बाद मतलब 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, उसी को हम लोग बहुत समय मान लेते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस मतलब जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी देखो यहाँ पे जीरो जीरो चार्ज था इनिशियली, तो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड तो अभी भी इस पे जीरो जीरो ही चार्ज है। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट विल कन्वर्ट टू एक्चुअली यहाँ पे कैपेसिटर है, बट ये कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ प्लेन वायर, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो में उस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, टी इक्वल टू जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो अब ये ई है, ये आर है। अब ये सर्किट एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई आ जाएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, दैट करंट विल बी इक्वल टू ई माइनस जीरो बाई आर। सो दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। तो टी इक्वल जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। और ये कब होगा, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। अब हम कुछ चीजें यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज द पावर दैट इज सप्लाइड बाय बैटरी। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज गिवन बाय द फार्मूला V into I, यस और नो। तो बैटरी के क्रॉस में ईएमएफ कितना है, E, और करंट कितना है, करंट इज I। तो I की वैल्यू है E बाय R, तो ये आ जाएगा E स्क्वायर बाय R। तो E स्क्वायर बाय R इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। क्या बात समझ में आई है everyone? Now what is the energy, that is power that is dissipated in the resistor? Power dissipated, will it be power जो dissipate होता है रजिस्टर में, is it given by I square R? तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है E by R into R। So this is basically E square by R। So ध्यान से देखो कितना पावर बैटरी ने सप्लाई किया, E स्क्वायर बाय आर। कितना डिसिपेट हुआ रजिस्टर में, E स्क्वायर बाय आर। कैपेसिटर में कितना स्टोर्ड है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, या कैपेसिटर में जो पावर है, सॉरी, कैपेसिटर में जो पावर एनर्जी पर सेकंड जो स्टोर्ड है, यहाँ पे पावर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दैट इज जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि अभी कोई चार्ज ही नहीं है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में चार्ज नहीं है तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी, क्योंकि कैपेसिटर में जब चार्ज होगी उसी चार्ज से तो कैपेसिटर की एनर्जी होगी, विच इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू स्क्वायर बाय 2c में क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, और कैपेसिटर प्लेट्स में भी कहां पे, बोलो। व्हेन आई से एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सुनना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो हियर क्यू इज व्हाट, क्यू इज द चार्ज ऑन, क्या बोलोगे, बोलो एकदम प्रॉपर्ली डिफाइन करो, क्यू कहां पे चार्ज है, बोलो क्यू कहां पे चार्ज है, जल्दी बोलो। क्यू इज द चार्ज वेयर दिस क्यू चार्ज विल बी फाउंड। क्या ये प्लेट के दो लेयर्स हैं, एक प्लेट के दो सरफेसेस, तो ये चार्ज क्यू कहां पे मिलेगा, ये चार्ज क्यू कहां पे मिलेगा प्लेट्स पे, बोलो। सपोज इस पे प्लस क्यू दिया, इस पे माइनस क्यू दिया, बेसिक भूल रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, खटाखट खटाखट नहीं बोल पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो सर। ध्यान से देखो, क्या इसके इनर सरफेस पे प्लस चार्ज रहेगा, और इसके इनर सरफेस पे इधर प्लस चार्ज माइनस चार्ज रहेगा, आउटर सरफेसेस पे दोनों जगह पे जीरो जीरो चार्ज रहेगी। तो जब मैं बोलूं क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो ये क्यू कहां पे चार्ज है, ये क्यू दो प्लेट्स के इनर सरफेसेस पे चार्ज है, किसी भी एक इनर सरफेस का चार्ज ले लो, हाँ या ना, वही है, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होती पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। यस नो मे बी, यार जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्लैरिटी है ये, गुड। तो देखो, तो पावर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या है, जीरो, और पावर ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो बिकॉज उस कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम बोल रहे हैं एट टी इक्वल टू इंफिनिटी।
t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो मेरा कैपेसिटर कुछ ऐसा ऐसा मेरा सर्किट कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से। long time after the switch is closed my capacitor will be fully charged। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर तो है बट कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज्ड है। फुल्ली चार्ज्ड है मतलब क्या, फुल्ली चार्ज्ड है मतलब यहाँ पे इसके पास Q मैक्स है और इधर माइनस Q मैक्स है। अब यहाँ पे दो तीन बातें, कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट पे ही प्लस क्यों लिखा है और नीचे वाले प्लेट पे माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसीलिए प्लस क्यू चार्ज ऊपर वाले प्लेट पे आएगी। ऊपर वाले प्लेट के किस सरफेस पे आएगी, क्या ये प्लेट ऐसा दिखेगा जब हम बेसिकली समझेंगे कैपेसिटर को एवरीवन, और जो नीचे वाला प्लेट है क्या वो ऐसा रहेगा, तो बताओ ऊपर वाले प्लेट के किस सरफेस पे आपको प्लस क्यू चार्ज मिलेगा। करेक्ट, क्या इसके लोअर सरफेस पे मिलेगा, आउटर सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे मिलेगा, क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है एवरीवन? यार रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, यस और नो एवरीवन, क्या क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी यही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें सर्किट थ्योरी, अब जब जब लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड हमें पता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब एज इफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक सर्किट थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। सुनो, बेसिक सर्किट थ्योरी लगाएंगे, इसका ईएमएफ ई था, तो ये इधर जीरो पोटेंशियल है, ये जीरो पोटेंशियल है, ये जीरो पोटेंशियल है, यहां तक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ई आएगा, ये ई यहां तक आ जाएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर हमने एनकाउंटर किया। बट बिकॉज इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, याद करो पोटेंशियोमीटर, तो बिकॉज इस सर्किट में कोई करंट नहीं है तो क्या ईएमएफ ई यहाँ पे भी आ जाएगा, ईएमएफ ई यहाँ पे भी आ जाएगा। अब सुनो, अब इस कैपेसिटर के इस एंड पे ईएमएफ ई आ गया, इस एंड पे जीरो ईएमएफ आ गया, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई, ई, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो इसके ऊपर चार्ज जो मैं क्यू मैक्स बोल रहा हूँ वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी सी इनटू ई। क्या ये समझ में आया? तो मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर हो सकता है दैट इज इक्वल टू सी इनटू ई, और ये कब होगा, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जब करंट कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्स कम आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब बोलो, अब बोलो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है या फिर सर्किट में करंट जीरो है, व्हाट इज द पावर गिवन बाय बैटरी, क्या ये हो जाएगा E into I, will it be zero? What is the power that is dissipated in resistor? Power dissipated, will it be zero? बोलो, power dissipated in the resistor, will it be zero? अच्छा अब देखो, अब एनर्जी, अब यहाँ पे बात करेंगे पावर दैट इज इन कैपेसिटर, क्या वो भी जीरो हो जाएगा? जीरो क्यों होगा सर, आपने बोला मैक्सिमम एनर्जी हो जाती है। पावर इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अगर मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो गई है, इसके बाद जितना भी समय बढ़ा दो और एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती है। तो मान लो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसमें मैक्सिमम एनर्जी आ चुकी है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस वन, टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस टू, टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस थ्री, इन्फिनिटी प्लस फोर, इन्फिनिटी प्लस फाइव, इन्फिनिटी प्लस 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग ड्यूरेशन में देख लो, क्या हर टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे रहेगी? तो उसके बाद इंफिनिटी टाइम के बाद क्या अब एनर्जी बढ़ना बंद हो गया। एंड व्हाट इज पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रही है, इसलिए पावर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, याद करो, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, इज इट इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू मतलब डी ई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी चाहिए हमें। तो जब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो चुकी है कैपेसिटर में, अब उसकी एनर्जी फर्दर चेंज नहीं होगी ना, तो इसलिए पावर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज आल्सो जीरो। क्या मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आया? आया कि नहीं आया बोलो? क्या आपको जो जो अननोन था सब आपने निकाल दिया? मैक्सिमम जब इंफिनिटी टाइम पे लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना आ सकता है, सी।
मैक्सिमम कैपेसिटर। अच्छा, इसमें एनर्जी कितनी है? व्हाट इज द एनर्जी मैक्स दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? क्या वो हो जाएगा Q max का होल स्क्वायर अपॉन 2C, which is CE का होल स्क्वायर अपॉन 2C, which is हाफ CE स्क्वायर। इसको नोट करो, अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर और बातचीत करेंगे। क्या क्लैरिटी है? ये मैक्सिमम एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नोट करो इसे फास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर है? क्या आप इस सिंपल सर्किट में, जहां पे अभी रजिस्टर के साथ साथ हमने कैपेसिटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या आप एनालाइज कर पाए? t इक्वल टू 0 पे बोला गया है कि कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ प्लेन वायर, एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, बिकॉज उसके अंदर जितना चार्ज होने का होता है वो आ चुका होता है। फर्दर वो कोई भी चार्ज कंटेन नहीं कर सकता, इसीलिए अब करंट फ्लो करना उस सर्किट में बंद हो जाता है, या चार्ज फ्लो करना फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल बंद हो जाता है। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स हम रखते हैं, पैरेलल प्लेट्स, और फिर उसको जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज तोड़ के दूसरे प्लेट में रखा जाता है, एंड दिस वर्क इज डन बाय द बैटरी। तो ये जब बैटरी एक प्लेट से चार्ज तोड़ के दूसरे प्लेट में रखते जाती है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कब तक ये बढ़ेगा? जब तक कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बाय द बैटरी है, उसके बराबर ना हो जाए। इसके बाद फर्दर चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करना बंद हो जाती है। तो जब ये हो जाता है तो उस टाइम पे जो भी चार्ज रहती है उस कैपेसिटर के प्लेट्स पे, वो मैक्सिमम चार्ज हो जाती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज Q मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2C, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आई है बात? समझ में आई है? इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। आपको समझ में आ गई सारी बातें? कैपेसिटर में जब मैं बोलूं मैक्सिमम चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कहां आएगा? कहां आएगा मैक्सिमम चार्ज? वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम चार्ज? बोलो, कहां आएगा मैक्सिमम चार्ज? बोलना पड़ेगा, कहां आएगा मैक्सिमम चार्ज? बोलो। वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम चार्ज, sorry, where we will get the charge on not maximum charge, where we will get the charge on the capacitor plates। कैपेसिटर प्लेट्स जब बोलूं तो आपको सिंपली अपने डायग्राम दिमाग में क्लियर रखना है। कैपेसिटर प्लेट्स एक लाइन से दिखाया जाएगा, बट वो लाइन नहीं है, एक प्लेट है। उस प्लेट के किन सरफेसेस पे चार्ज रहेगा इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। किस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। कहां पे मटेरियल डायलेक्ट्रिक मेटल पुट करोगे तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, इसकी आइडिया होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का? 100%? मैंने सब कुछ बता दिया है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखो। ओके, क्लियर है? अब देखो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है? देखो, एनालिसिस ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी vis-a-vis एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पूछो, फोकस रहना। मैं जो बोल रहा हूं, अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आप बहुत कुछ सीखोगे इससे, ठीक है? फोकस करना। अभी देखो, सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूं, ये मान लो मेरा बैटरी है, ये एक रजिस्टर आर से कनेक्टेड है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, ठीक है? एंड लेट अस से दैट द स्विच वाज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे स्विच मैंने क्लोज कर दिया। जैसे स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये बैटरी इस कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज, ये बैटरी
इस कैपेसिटर के प्लेट ए से पॉजिटिव चार्ज खींचेगा और इसको प्लेट बी पे एक्यूमुलेट करता जाएगा। तो ये काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कब तक करेगा? जब तक कि इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक कि इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज नहीं आ जाता। अब सोचो, लेट अस से दैट इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज है Q मैक्स, दैट इज गिवन एज C इंटू ई। इसकी कैपेसिटेंस C है मान लो। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज C आ गया। अब लॉजिकली समझते हैं। देखो, इनिशियली इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में चार्ज 0 थे। अब हुआ क्या, ये इस पे Q मैक्स C आ गया, तो दूसरे प्लेट पे आ जाएगा Q मैक्स इज इक्वल टू माइनस C, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस C आया है प्लेट A पे, इसका मतलब प्लेट A से C अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी ने तोड़ के अपने थ्रू क्रॉस करवा के दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट किया है। फिर से सुनो, ए प्लेट पे माइनस C चार्ज आने का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। ए प्लेट पे माइनस C चार्ज आने का मतलब क्या है? कि ए प्लेट से C अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी ने निकाला है प्लेट ए से, और उसको बैटरी के थ्रू, C से निकाला, बैटरी के थ्रू क्रॉस करा के प्लेट बी में डाला है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब सोचो, अगर C अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी के थ्रू गुजरी है, और बैटरी के थ्रू कैसे गुजर रही है, हाउ दिस, सुनना, हाउ दिस C अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी, समझते हैं? एक एक चीज बताऊंगा, पूरी क्लैरिटी आएगी। सुनो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। देखो, चार्ज ऐसे आ रहा है C, और ऐसे निकल जा रहा है C। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज फ्लो कर रहा है, समझना। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। एज इट इज सप्लाइंग एनर्जी टू चार्ज पासिंग थ्रू इट। समझें, यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो कि बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ी थी। क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस कर रही है? क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस कर रही है? जो पूछ रहा हूं वो जवाब दो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसा बोल रहा हूं वैसे सीधे। क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। तो बैटरी कर क्या रही है? बैटरी अपने थ्रू जाने वाले चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। यस और नो? वही बैटरी का काम है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी चार्ज बैटरी से एनर्जी लेते हैं, और कभी कभी चार्ज बैटरी को एनर्जी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज और बैटरी इज गेटिंग चार्ज, एंड दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन हाउ द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। यस और नो? करेक्ट। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? नोट्स पढ़ रहे होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दिन बाद टेस्ट में आ चुका है, सब पढ़ रहे होगे, सब रिवीजन पॉइंट्स हमें है। यस और नो? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी आ रहा है टेस्ट में, इस बार सब कुछ आ जाएगा। यस और नो? क्या फील आई? हाँ, समझ में आई बात सर? यस यस यस। अब सुनो, बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज एज इट इज सप्लाइंग एनर्जी टू चार्ज पासिंग थ्रू इट। अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब जो चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो कर रहा है वो चार्ज अप हो रहा है। इसका मतलब बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, मतलब बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। सो हाउ दिस सी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू बैटरी? तो सी अमाउंट ऑफ एनर्जी, सी अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी, सी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, सी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी। तो ये आंसर है। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी to charge equal to what? C is the charge that is flowing through the battery into potential difference across the battery, which is E. So this will be CE square. क्या मेरी बात समझ में आई? Which is CE square. क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आई? Which is CE square. So इतना एनर्जी बैटरी ने दिया किसको? चार्ज को। अच्छा, अब मुझे बताओ, हाउ मच एनर्जी is
stored in the capacitor? जल्दी बोलो, समय है क्या हमारे पास? हाँ, थोड़ा 7-8 मिनट है, बोलो। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? बोलो, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकालते हैं? ये देखो, ये कैपेसिटर है, पूरा बनाता हूं कैपेसिटर एकदम फील के साथ। भले आपको लाइन दिखा रहेगा कैपेसिटर, ऐसे लाइन दिखा रहेगा कैपेसिटर के प्लेट्स को, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऐसे। इस कैपेसिटर में ये यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस क्यू मैक्स चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू मैक्स चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज है क्यू मैक्स, ये कितना है? ये है सीई। निकाल चुका है यहाँ पे, देख, ये अभी हमने निकाला था। कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितनी आएगी? सीई। कब आएगी? जस्ट हम बैटरी जब स्विच को क्लोज करेंगे तब आएगी, या फिर स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद? बहुत देर बाद मतलब 2 करोड़ साल बाद। बहुत देर बाद, t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब क्या? 2 करोड़ साल बाद। when there was, what do you call it, prehistoric times, when Neanderthals used to roam the earth surface, when dinosaurs were in existence, उस समय से अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करोगे तो इनफाइनाइट टाइम बाद, मतलब आज के डेट में, शायद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, राइट? इनफाइनाइट टाइम मतलब वही होता है? नो, इनफाइनाइट मतलब वो नहीं होता है। 2 मिनट के टाइम को भी इनफाइनाइट बोला जाता है। लॉन्ग टाइम क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आप समझोगे, चार्जिंग कांस्टेंट किसे बोलते हैं थोड़ी देर बाद, तो आप समझ लो 2 से 3 मिनट भी इनफाइनाइट टाइम कंसीडर होगा एज पर एज द टाइम कांस्टेंट। वो टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपको समझ में आएगा, बाद में बताऊंगा मैं। तो इनफाइनाइट मतलब लिटरल इनफाइनाइट मीनिंग ना ले लें, ठीक है? तो इनफाइनाइट मतलब 2 से 3 मिनट का ड्यूरेशन, ऐसा मान लो, वो इनफाइनाइट हो। अब सुनो, बैटरी इज प्रोवाइडिंग चार्ज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था? तो ये प्लस चार्ज आ गया या माइनस चार्ज आ गया? इसमें क्यू मैक्स कितना चार्ज आया? सी, मैक्सिमम चार्ज। तो हाउ मच एनर्जी? तो एनर्जी मैक्स दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी क्यू मैक्स अपॉन 2c, विच इज सी का होल स्क्वायर अपॉन 2c, विच इज हाफ सी स्क्वायर। नाउ प्लीज समझो, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितनी है? एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी है? वेयर द अदर हाफ सी स्क्वायर वेंट। सी स्क्वायर बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, हाफ सी स्क्वायर ही कैपेसिटर में जाके स्टोर हुई, तो रिमेनिंग हाफ सी स्क्वायर किधर गई? अरे सी स्क्वायर तुम बोल रहे हो ना, सी स्क्वायर बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, हाँ बिल्कुल सही है। और कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ? कैपेसिटर में स्टोर हुआ हाफ सी स्क्वायर। तो हाफ सी स्क्वायर कहां गया? बैटरी ने जितनी एनर्जी स्टोर की होती वही कैपेसिटर में स्टोर होना चाहिए था आइडियली, बट हुआ नहीं। कितना दिखा दे रहा है? हाफ सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है बैटरी में, सॉरी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता हुआ। और बैटरी ने चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की? सी स्क्वायर। मतलब सी स्क्वायर एनर्जी प्रोवाइड की बैटरी ने चार्ज को, और जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में वो है हाफ सी स्क्वायर। तो हाफ सी स्क्वायर कहां गई? कहां गई हाफ सी स्क्वायर? सर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, हाँ या ना? देखो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? देखो, तुम देखो, अकल लगाओ, 1 मिनट सोचो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है? सब लोग अकल लगाएंगे, सो मत जाइए उधर, अकल लगाओ। सी स्क्वायर एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की, कितना एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में? हाफ सी स्क्वायर। तो हाफ सी स्क्वायर कहां गया? इसका आंसर है हाफ सी स्क्वायर एनर्जी dissipated in form of heat through the resistor। क्या यहाँ पे एक रेजिस्टर है इस सर्किट में? सुनो,
और जब तक जीरो से मैक्सिमम चार्ज नहीं आ जाता, जीरो से मैक्सिमम चार्ज नहीं आ जाता, तब तक क्या इस सर्किट के थ्रू करंट है, इस सर्किट में करंट है, या फिर इस सर्किट के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करना मतलब करंट है। तो अगर इस सर्किट के थ्रू करंट है तो क्या ये रजिस्टर डिसिपेट करेगा आई स्क्वायर आर एनर्जी, या इसकी पावर होगी आई स्क्वायर आर, या आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो जिस ड्यूरेशन में कैपेसिटर में चार्ज जीरो से लेके मैक्सिमम तक आ रहा है, उस ड्यूरेशन में रजिस्टर के थ्रू धारा प्रवाह है, मतलब करंट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या रजिस्टर के थ्रू आई स्क्वायर आर, जो पावर डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर है, क्या उतना हो जाएगा। तो ये जो आई स्क्वायर आर है, यही किसके बराबर आ रही है, हाफ सी ई स्क्वायर के, एंड दैट इज व्हाट वेयर द एनर्जी वेंट। क्या आपको एनर्जी अकाउंटिंग आ गई कि कहाँ गई ये एनर्जी। सी स्क्वायर बैटरी ने सप्लाई किया, हाफ सी स्क्वायर कैपेसिटर में स्टोर हुआ, तो ये हाफ सी स्क्वायर गई कहाँ, कहाँ गई, क्लैरिटी आई, बोलना पड़ेगा यार, बोलो क्या क्लैरिटी आई, कहाँ गई ये हाफ सी स्क्वायर एनर्जी, ये रजिस्टर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आई है, समझ में आई बात। अच्छा मुझे एक बात बोलो, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये रजिस्टर की वैल्यू मैंने कुछ डिसाइड की क्या, कहीं पे भी सोचो, कहीं पे भी जो एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर है, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आर आ रहा है क्या, आर, हाफ सी स्क्वायर है कैपेसिटेंस है, और बैटरी जो ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है वही है, कहीं पे आर आ रहा है क्या, आर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एनर्जी dissipated as heat through resistor is equal to half into C into E square. समझो, in the above formula, R is not featuring, मतलब आ ही नहीं रहा है। It means what? It means, इसका आंसर क्या है, it means that energy dissipated through register, सब लोग लिखेंगे इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, in the form of heat is independent of value of resistance. वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इसका मतलब समझना, सपोज मैं आपको ये ईएमएफ ई देता हूं, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटेंस सी देता हूं, यहाँ पे रजिस्टर 2 ओम देता हूं, फिर सेम सर्किट ले रहा हूं, कैपेसिटर सी वैल्यू का, जिसकी कैपेसिटेंस सी है, ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस 4 ओम, $50 ओम, कोई भी वैल्यू निकाल दो। इस केस में व्हाट इज द एनर्जी लॉस, सुनो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन रेजिस्टर, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आंसर है हाफ सी स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना है, हाफ सी स्क्वायर। इस डायग्राम को ऐसे ही बनाओ, यहाँ पे भी कितना है, हाफ सी स्क्वायर। सो लुक एट इट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तुम कुछ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये है क्या, कि अगर मैं रेजिस्टेंस हटा दूं और सिर्फ कैपेसिटर लगाऊं, क्या यहाँ पे भी एनर्जी लॉस्ट विल बी हाफ सी स्क्वायर ओनली, क्या लगता है तुम्हें।
अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जीरो होने पर भी वही एनर्जी लॉस होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो कर दो तो क्या तब भी एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रजिस्टर इज इट जीरो? रजिस्टर है ही नहीं। क्या अब भी एनर्जी लॉस जो होगा हाफ सी स्क्वायर होगा? कंफ्यूज हो गया तुम? ओके 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 ओके, टेक अ मिनट, पॉज पॉज पॉज, टेक अ मिनट, थिंक। इसका आंसर लाई करता मैं आपको हिंट देता हूं। आप सबने आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में। वहां पे आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल जब आपने पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि रदरफोर्ड मॉडल failed because it was not able to explain few things. One of that was that there was a scientist whose name was Maxwell, and Maxwell stated that any charged particle which accelerates, it releases electromagnetic radiations, or it releases energy in the form of electromagnetic radiations. Atomic structure किया है? Don't tell me आपने नहीं किया है। अभी तक सब लोगों ने, जितने भी लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया होगा। तो मैं जो बक रहा हूं, क्या आपने ये सब चीजें पढ़ी है या नहीं किया है? नहीं किया है तो कोई बात नहीं। क्या आपको पता है कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया था? डू यू नो व्हाई रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड? बहुत से लोग रदरफोर्ड 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 कहीं तो सुना है नाम, कहां सुना है याद नहीं आ रहा है। व्हाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर फेल्ड? व्हाई इट फेल्ड? ओके, आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, रिवीजन अच्छे से करो। मैं मॉडर्न फिजिक्स में ये सब चीजें फिर से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम तबीयत से, ठीक है। बिकॉज व्हेन रिवॉल्विंग, यस बोलो, यस, बिकॉज व्हेन रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी, बिल्कुल सही। देखो, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर है, कॉन्सेप्ट क्या सुनो, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है एंड कोलाइड इनटू न्यूक्लियस, नहीं नहीं, तुमने तुमने कोई बात नहीं, सुनो, मैक्सवेल ने क्या बोला था, सुनो ध्यान से। मैक्सवेल ने ये बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना मतलब इट इज रेडिएशन दैट इज गेटिंग एमिटेड, और रेडिएशन एमिट करना मतलब एनर्जी एमिट होना। तो एक न्यूक्लियस जो एक ऑर्बिट पे है, अगर वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करता जा रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। उसकी एनर्जी कम होती जा रही है तो एक स्टेज में वो घूम घूम के स्पाइरल करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बिकॉज उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो एनर्जी कम होती जा रही है तो वो इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट विल जंप टू लोअर ऑर्बिट, देन स्टिल लोअर, स्टिल लोअर, स्टिल लोअर, एंड इट विल फाइनली डिसअपियर इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल एनहिलिएट। एटम इस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा, बट एटम को हाईली स्टेबल माना गया है। तो इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल, ये एक रीजन रदरफोर्ड मॉडल फेल होने का, और भी रीजन है, आपको अगर याद होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के पीछे ये रीजन था। अब सोचो लॉजिकली, अगर मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं डालता हूं तो क्या होगा? देखो, होगा ये, सुनना, ये वायर है, प्लेन वायर है, और ये कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इस बैटरी के थ्रू जा रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रही है। तो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करने के बाद जब वो इस प्लेट पे आ रही है, ये प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट है, इस प्लेट पे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे एयर गैप है, तो यहाँ पे आने के बाद उसकी ड्रिफ्ट स्पीड जीरो हो जा रही है। तो पहले ड्रिफ्ट स्पीड कुछ थी, अब ड्रिफ्ट स्पीड जीरो हो गई, तो क्या इसके बीच में तुम्हें एक्सेलरेशन होता हुआ नजर आ रहा है? देयर इज एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, कुछ भी बोल लो। तो जैसे ही ये एक्सेलरेट हुई चार्ज पार्टिकल, क्या वो रेडिएशन एमिट करेगी, और वही रेडिएशन हीट के फॉर्म में निकलेगा, हाफ सी स्क्वायर। So even if resistance is not there, still there is a loss. And how would you explain that loss? This is the way in which you can explain it. अरे बोल, चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुए कि नहीं, या डिसेलरेट हुए कि नहीं? एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, जिधर वेलोसिटी उसको पर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, तो डिसेलरेशन हुआ कि नहीं चार्ज का? बोलो। पहले चार्ज वीडी से जा रही थी, अब रुक गई, जैसे प्लेट पे आया रुक गई यहाँ पे, तो पहले वीडी से जाती अब रुक गई, तो क्या इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हुआ? रिटार्डेशन हुआ तो क्या चार्ज पार्टिकल एनर्जी लिबरेट करेगी? वही एनर्जी हाफ सी स्क्वायर के फॉर्मेट में होगी। सो इवन इफ रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, स्टिल यू कैन अकाउंट फॉर दैट लॉस ऑफ हाफ सी स्क्वायर। क्या चमका है? सर अच्छा तो लगा पर फील नहीं आई। अरे चमका कि नहीं? समझ में आया थोड़ा सा? फिर से सुनो, क्या चार्ज पार्टिकल वायर में ड्रिफ्ट स्पीड से जाती है? आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया था। ड्रिफ्ट स्पीड को आपने ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन किया था, याद करो किस टर्म में? टाउ के टर्म्स में, वीडी इक्वल टू ई बाय एम इनटू टाउ। आया था क्या? अभी आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, माइक्रोस्कोपिक व्यू में मैंने आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सब निकाल के बताया था। बोलो हाँ या ना? अरे बताया था कि नहीं बताया था भाई? ऐसे लास्ट क्लास की बात है, क्या कर रहे हो यार? 2-3 क्लासेस से पहले बात है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो तुम ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे थे, कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम प्लेट पे आए, अब प्लेट को तो क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज इसके आगे एयर गैप है, तो यहाँ पे आने के बाद तुम रुक गए, तो पहले वेलोसिटी यहाँ पे रुक गए, तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, तो रेडिएशन एमिट हुई होगी फ्रॉम मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन इट। मजा आया? अब देखना, तो तुमको इसको मैं अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, कुछ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, बाय, टेक केयर।